हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लाया हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप अगर इलेक्ट्रिकल जेई, चाहे वो एसएससी जेई हो या पावर ग्रिड हो या एनपीसीआई आईएल जेई हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक हो गया या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता रहता हूं। तो आप अगर चाहते हैं कि एक ही चैनल के माध्यम से इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर देना है। लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट द डैम्पर बार डेवलप व्हेन द रोटर स्पीड इन ए सिंक्रोनस मशीन बिकम्स मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग। ऑप्शन है इंडक्टर मोटर टॉर्क, ऑप्शन बी है इंडक्शन मोटर टॉर्क, ऑप्शन सी है डीसी मोटर टॉर्क, ऑप्शन डी है सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है, इसलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। और सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड होता है वो फिक्स होता है, वो जो होता है पोल और फ्रीक्वेंसी के बदलने पर चेंज होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। और सिंक्रोनस मोटर जो होता है तीनों पावर फैक्टर पर वर्क कर सकता है, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर हो, चाहे यूनिटी पावर फैक्टर हो, चाहे लीडिंग पावर फैक्टर हो, तीनों पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर वर्क कर सकता है। और सिंक्रोनस मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो जिस तरह इंडक्शन मोटर की अगर बात करें तो इंडक्शन मोटर क्या होता है, वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क उसका लो होता है, लेकिन सेल्फ स्टार्टिंग होता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। तो सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग उसमें डैम्पर बार का यूज करते हैं। तो डैम्पर बार यूज करने के बाद ये जो होता है इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करने लगता है और स्टार्टिंग टॉर्क इसमें डेवलप्ड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द डैम्पर बार डेवलप व्हेन द रोटर स्पीड इन ए सिंक्रोनस मशीन बिकम्स मोर देन सिंक्रोनस स्पीड। तो जब स्टेटर और रोटर के बीच रिलेटिव मोशन होगा तभी डैम्पर बार में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर दो कंडीशन होंगे, या तो रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो या रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। तो जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा रहेगा तो उस समय इंडक्शन जनरेटर टॉर्क होगा, और जब रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगा तो उस समय हो जाएगा इंडक्शन मोटर टॉर्क। तो दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया इन सिंक्रोनस मशीन बिकम्स मोर देन सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग हंटिंग। तो मोर देन सिंक्रोनस स्पीड है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। दोस्तों, मैं इसमें लिख के भी बता सकता था, लेकिन मैं लिख के नहीं बताता हूँ ताकि अगर आप सुनते हैं तो सुनने में आपका दिमाग जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आप डेफिनेटली क्वेश्चन को समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द डीसी सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस द वोल्टेज। अगर डीसी सर्किट में बात करें, अगर मान लीजिए आपके पास 12 वोल्ट का एक बैटरी है और कोई एलिमेंट है जिसको हमको 6 वोल्ट ही देना है, वो 6 वोल्ट पर ही वर्क करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्किट में एक रेसिस्टर लगा देते हैं। रेसिस्टर के कारण जो सर्किट में होता है एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, और जिसके कारण हमको जितना वोल्टेज उस एलिमेंट को प्रदान करना है, उस जो एलिमेंट लगाए हैं, बल्ब लगाए या कुछ लगाए, उसको प्रदान करना है, उतना वोल्टेज उसको
प्राप्त होगा, बाकी वोल्टेज हम रेसिस्टर में ड्रॉप कर देते। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया, इन द डीसी सर्किट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द वोल्टेज। तो रेसिस्टर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, रेसिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज नॉट रिचार्जेबल। ऑप्शन ए है निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी, ऑप्शन बी है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, ऑप्शन सी है लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन डी है लिथियम आयन बैटरी। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी जो आप लोग अपने मोबाइल में देखते होंगे वो लिथियम आयन बैटरी होता है। अगर लेड एसिड सेल की बात करें तो आपके घर में इन्वर्टर होगा और बैटरी होगा, तो वो जो बैटरी होता है लेड एसिड सेल होता है। और सिल्वर ऑक्साइड जो बैटरी होता है वो रिचार्ज नहीं होता है। तो लिथियम आयन हो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, मोबाइल में रहता है, आप लोग रिचार्ज उसको फिर से चार्ज करते हैं। लेड एसिड सेल आपके घर में इन्वर्टर के साथ जो लगा रहता है वो भी बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं। निकेल मेटल हाइड्राइड बैटरी को भी हम लोग चार्ज करते हैं, लेकिन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी जो होता है वो उसको हम रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। यानी कि एक बार अगर आप यूज कर लिए तो उसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, आंसर यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको कोशिश करना है कि इनका सही सही उत्तर देना है और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन में एल्यूमिनियम है, ये तो कंडक्टर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो उसमें भी एल्युमिनियम है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर चौथा ऑप्शन देखें तो कॉपर है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। ग्लास, प्लास्टिक, वुड, पोर्सिलिन ये सभी इंसुलेटर है और इंसुलेटर का रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, तभी ये अच्छा माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सी होगा। दोस्तों ये जो आंसर जो है इसमें रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन जिसका सही आंसर होगा ग्लास, प्लास्टिक, वुड, पोर्सिलिन। गलती से इसका आंसर जो काला किया हुआ है वो आ गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ग्लास, प्लास्टिक, वुड, पोर्सिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट और एक्जुलरी इज नॉट यूज इन डीजल पावर स्टेशन। ऑप्शन ए है लुब्रिकेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, ऑप्शन सी है स्टीम जनरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है इनटेक एयर सिस्टम। तो लुब्रिकेंट सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम जहाँ पर फ्रिक्शन होगा या रोटेटिंग पार्ट होगा वहाँ पर लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम, तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम डीजल पावर स्टेशन में किया ही जाता है, फ्यूल के रूप में हम लोग ऑयल देते हैं। और स्टीम जनरेटिंग सिस्टम, तो स्टीम तो इसमें यूज होता नहीं है। स्टीम यूज किस में होता है, स्टीम पावर प्लांट में, तो ये नहीं होगा। तो इस पूछा जा रहा है कौन सा यूज नहीं किया जाता है डीजल पावर स्टेशन में, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्टीम जनरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफर्स द वाइडेस्ट रेंज ऑफ फॉर मेजरमेंट थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए है लॉगरिथमिक स्केल, ऑप्शन बी है एक्सपोनेंशियल स्केल, ऑप्शन सी है लीनियर स्केल, ऑप्शन डी है स्क्वायर लॉ स्केल। दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ का हाई वैल्यू को मेजर करना है तो सबसे अच्छा जो स्केल होगा वो होगा लॉगरिथमिक स्केल। इससे आप बहुत वाइड रेंज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लॉगरिथमिक स्केल। दोस्तों मैंने इस चैनल पे बहुत सारे ट्रिक का भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, अगर आप चाहते हैं उस ट्रिक का वीडियो देखने तो चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, देखिएगा इलेक्ट्रिकल ट्रिक का एक नाम करके वीडियो होगा, तो उन्हें जाकर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का क्या फंक्शन होता है, रेक्टिफायर एंड फिक्स रेसिस्टर, स्विचिंग एंड फिक्स रेसिस्टर, ऑप्शन सी है ट्यूनिंग डिवाइस एंड रेक्टिफायर, ऑप्शन डी है वेरिएबल रेसिस्टेंस एंड स्विचिंग। तो दोस्तों आप बीजेटी रेक्टिफायर को देखे होंगे तो उसमें जो होता है 2 पीएन जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। तो इसको हम लोग 4 मोड में कनेक्ट कर सकते हैं, या तो दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में, या दोनों जंक्शन को रिवर्स में, या पहले को फॉरवर्ड दूसरे को रिवर्स, या दूसरे को रिवर्स पहले को फॉरवर्ड। तो इस तरह से हम लोग 4 प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि एक कंडीशन जिसमें दोनों फॉरवर्ड बायस जंक्शन रहता है वो सैचुरेशन मोड में वर्क करता है और इसमें ये ऑन स्विच की तरह कार्य करता है। तो उसी तरह अगर दोनों को रिवर्स बायस में कर देंगे कनेक्ट दोनों जंक्शन को, तो वो उस समय कट ऑफ रीजन में वर्क करता है और ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो इसको स्विच की तरह भी ये कार्य करता है।
और इसका ट्रांजिस्टर का नाम है ट्रांसफ़र प्लस रेसिस्टर, यानी ये जो है सिग्नल को हाई रेसिस्टेंस यानी एक रेसिस्टेंस क्षेत्र से दूसरे रेसिस्टेंस में सेंड करता है। तो ये जो होता है वेरिएबल रेसिस्टर एंड स्विचिंग डिवाइस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, वेरिएबल रेसिस्टर एंड स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गेन ऑफ कैस्केड एम्पलीफायर। तो दोस्तों जैसे आप लोग सीरीज में रेसिस्टर देखते होंगे, तो रेसिस्टर को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो टोटल जो रेसिस्टेंस होता है वो सभी रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस जो होता है उसका सम होता है। उसी प्रकार अगर बहुत सारे कैस्केड मतलब सीरीज कनेक्शन होता है, अगर बहुत सारे एम्पलीफायर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल का जो गेन होगा वो जो होगा सभी एम्पलीफायर का जो गेन होगा उसका सम होगा, यानी टोटल गेन इज ए सम ऑफ इंडिविजुअल गेन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैपेसिटर। ऑप्शन ए है नन ऑफ दीज। तो पहले तो ऑप्शन को पढ़ना होगा। द कैपेसिटर में XC का फार्मूला यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला होता है 1/ωc होता है। तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, यानी XC इक्वल टू 1/2πfc होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो यानी DC की कंडीशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, तो उस समय XC का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है। तो ये DC के लिए ओपन सर्किट हो जाता है और AC के लिए शॉर्ट सर्किट। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट करेंट इन डायरेक्ट करेंट सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इन अल्टरनेटिंग करेंट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं इसमें स्क्रीन पर कुछ लिखता नहीं हूँ क्योंकि आपको सुनने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप बातों को ध्यान से सुनिए, सुनने से आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो आप सिर्फ सुनिए, ऐसे तो मैं लिख भी सकता हूँ लेकिन आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग DC जनरेटर इज एम्प्लॉयड इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो आर्क वेल्डिंग में जो जनरेटर यूज किया जाता है वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स रिक्वायर द लार्जेस्ट एरिया टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला में है डीजल पावर प्लांट, दूसरा में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीसरा में है सोलर पावर प्लांट और चौथा में है थर्मल पावर प्लांट। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो इसका आंसर तो आसानी से आप दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो सोलर पावर प्लांट का होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा तो एरिया के अनुसार हो जाएगा ये सोलर पावर प्लांट, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड इन कंजक्शन विद टरबाइन इन ए हाइड्रो पावर प्लांट। ऑप्शन ए है वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर, ऑप्शन बी है सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर, ऑप्शन सी है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी है सिलेंड्रिकल कोर सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों अगर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन की बात करें या स्टीम पावर में टरबाइन की बात करें तो दोनों में टरबाइन जो होता है अलग अलग यूज होता है। स्टीम पावर प्लांट में टरबाइन का स्पीड ज़्यादा होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में टरबाइन का स्पीड स्लो होता है। तो आप फार्मूला एक जानते हैं NS इक्वल टू 120F/P। तो जिसमें यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड जो होता है पोल के इन्वर्स नंबर ऑफ पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है कम स्पीड पे रोटेट करता है, यानी इसका रोटर जो होता है कम स्पीड पर रोटेट करता है क्या कहते हैं इसको, स्टीम पावर प्लांट की तुलना में। तो हाइड्रो का लो होता है, यानी लो होने के लिए पोल की संख्या ज़्यादा होगी, और पोल की संख्या जो होती है सैलिएंट पोल में ज़्यादा होती है। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट में हो जाएगा सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूरी टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ आयरन। ऑप्शन ए है 948, ऑप्शन बी है 713, ऑप्शन सी है 1043, ऑप्शन डी है 858। दोस्तों ये डाटाबेस क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपको याद कर लेना है। तो क्यूरी टेम्परेचर जो होता है लोहा का वो होता है 1043 केल्विन।
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन एक्ट एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी करेंट इनटू डीसी करेंट वेयर द ईएमएफ इज इंड्यूस इन द आर्मेचर वाइंडिंग। ऑप्शन ए है रियोस्टेट, ऑप्शन बी है रोटर, ऑप्शन सी है कम्यूटेटर, ऑप्शन डी है स्टेटर। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन में जो यूज किया जाता है वो कम्यूटेटर होता है। तो ये कम्यूटेटर जो है मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मैकेनिकल यानी कि कम्यूटेटर इसका सही आंसर होगा। जैसे कि अगर डीसी जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है एसी, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग। सर्ज डाइवर्टर, ओवरहेड ग्राउंड वायर्स, अर्थिंग स्क्रीन, ऑल ऑफ द अबव। तो लाइटनिंग से बचाने के लिए सर्ज डाइवर्टर, ओवर ग्राउंड वायर्स, जो आप बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन यानी कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो रहता है वो देखे होंगे एक पतला सा वायर, अर्थिंग स्क्रीन, ये सभी किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन ए है